तो मैं सबसे पहले आप सभी में बैठे हुए ईश्वर को अंतर्मन से धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी जो मैं बातें कहूँगा हो सकता है आप लोगों को पहले पता हो। हम सब लोग जो हैं योग आज के समय में अपने घर में, पार्क में या जहाँ पे भी हमें उचित वातावरण मिलता है ना, हम वहाँ पर उसका अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम जो भाग कर रहे हैं वो सिर्फ आसन है। अधिकतर लोग क्या कर लेते हैं, प्राणायाम कर लेते हैं, लेकिन योग का अर्थ है क्या जीवन में? जो पतंजलि ऋषि हुए हैं उन्होंने हमें 8 स्तंभ दिए हैं योग के। उन्होंने बताया कि योग के ना 8 पिलर हैं, उन पर ये टिका हुआ है। और अगर आप उस चीज को समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं। इसका जो प्रथम भाग है वो है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान और उसके पश्चात समाधि। ये तो इनके नाम हैं, लेकिन ये है क्या? एक मौखिक भाषा में, सरल भाषा में आपको बताऊं तो यम वो चीज है जो मैं अपने प्रति दूसरों से चाहता हूं। अगर उसी का प्रतिपादन मैं दूसरों के प्रति कर देता हूं तो मैं यम का अनुपालन करने लग जाता हूं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं अपने शरीर को काफी मोड़ रहा हूं, तोड़ रहा हूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे मैं किसी से अगर प्रेम चाहता हूं तो मुझे प्रेम देना पड़ेगा। जो हमें हमारे यम के जो पालक हैं उसमें 5 आते हैं। अगर मैं हर एक के बारे में विस्तृत करूंगा तो एक एक के लिए 4-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैं मौखिक रूप से आपको बता देता हूं, यम वो चीज है जो आप अपने प्रति दूसरों के द्वारा चाहते हैं, उसका प्रतिपादन दूसरों के लिए कर दें तो आप यम के अभ्यासी हो जाएंगे। दूसरा नियम, जिस प्रकार हम अपने जीवन में कुछ नियम बनाते हैं कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे शौच की क्रिया करनी है, ये सब चीजें जो है नियम के अंतर्गत आ जाती हैं। और नियम में एक सबसे मुख्य चीज एक है ईश्वर को मानना। भले मैं मानूं या ना मानूं, ईश्वर का अस्तित्व है। और जो ये परिकल्पना अपने मन के अंदर आप ले आते हैं तो आप नियम के अनुपालक हो जाते हैं। इसके पश्चात आता है आसन। आसन का अर्थ क्या है? अपने शरीर की उन सभी स्थितियों में स्थिरता लाना जिनमें हमें सुख का अनुभव हो, वो आसन की श्रेणी में आता है। और इसके 3 रूप मुख्य माने जाते हैं, जिसमें पहले हम सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं। जो हमारे शरीर का प्रत्येक भाग है ना, उसे एक प्रकार से एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप घर में कुछ लोग जब कटहल लेकर आते हैं, कटहल को अगर खुद काटना पड़े तो पहले हम क्या करते हैं? अपने हाथ को तेल लगाते हैं, नरिशिक करते हैं। तो ये सेम तरीका ही आसन में जब आप सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, गर्दन से लेकर पांव की उंगलियों तक जो आप मूवमेंट्स देते हैं अपने हाथों को, ये सूक्ष्म में आ जाता है। फिर लगभग 48 माने गए हैं, सिर से लेकर पांव तक। इसके पश्चात 5 स्थूल व्यायाम आते हैं, जिसमें आप मुख्यतः एक आसन को जानते हैं जिसे इंजन दौड़ कहा जाता है। इसके अलावा रेखा गति, ऊर्ध्व कूदन और 2 और भी हैं। इनके पश्चात आप आसनों में आते हैं। आसनों की स्थिति आपकी बैठने की, लेटने की, पेट के बल, पीठ के बल, खड़े होकर, ये लगभग 4 स्थितियों में आप आसन करते हैं। पर आसन करते किस लिए हैं?
जिस प्रकार आप घर बनाने लगते हैं तो उसमें पिलर चाहिए होते हैं आपको, दीवारें चाहिए होती हैं, दीवारों पर फिर प्लास्टर चाहिए होता है आपको। उसी प्रकार जो ये काया है, जो शरीर मिला है ईश्वर के द्वारा, जो सर्वश्रेष्ठ कृति मिली है, इस कृति के ऊपर जो ये आकार है आपका, इसको दृढ़ता देने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। पर शरीर जो है सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं चलता है। शरीर के लिए एक मुख्य चीज चाहिए, प्राण, जिसे कहते हैं प्राण वायु। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल दें तो ऑक्सीजन आपको चाहिए, लेकिन उसमें कुछ मात्राओं में दूसरी गैसेस भी आपको चाहिए होती हैं जो आपकी सांस लेने की क्रिया को पूर्ण करती है। तो इसमें प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। प्राणायाम का अभ्यास मुख्यतः 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं, 3 तरह के कुंभक बताए गए हैं, 3 तरह के बंद बताए गए हैं। इनका जब हम उपयोग सही रूप में अपने शरीर के लिए करते हैं तो ये हमारी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देते हैं। मुख्यतः आप लोग अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन क्रिया सभी लोग करते होंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन इससे पहले मैं आप सबसे कहूंगा, एक प्राणों की जो संचार की एक कहते हैं श्वास प्रेक्षा, अपने श्वासों को देखते हुए, उसको अनुभवित करते हुए कहां तक आप उसे लेकर जा रहे हैं, ये मुख्यतः उस पर निर्भर करता है। कभी भी आप कोई प्राणायाम करते हैं, आपके शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। आप कई लोगों को देखेंगे कपालभाति कर रहे हैं तो उनकी शोल्डर हिल रहे हैं, गर्दन हिल रही है, तो ये स्थिति प्राणायाम की नहीं है। योग के अंदर ये बताया गया है, कोई भी आप क्रिया करते हैं उसमें स्थिरता होनी चाहिए। अगर उसमें स्थिरता नहीं है तो वो कोई भी चरण योग का नहीं है। आप अगर विचार भी रख रहे हैं, अगर उसमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो विचार भी अर्थहीन है, उनका कोई अर्थ नहीं। इसलिए इस चीज का प्रयास करें कि जब आप प्राणायाम कर रहे हैं आपका शरीर एक स्थिरता में हो। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपने जमीन पर ही बैठकर करना है, आप कुर्सी पर बैठ के, खड़े होकर भी प्राणायाम का अभ्यास एक स्थिरता के साथ कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रत्याहार। हम अपने जीवन में ना अपने टेस्ट को करने के लिए कई तरह के आहार लेते हैं। एक खाने का आहार लेते हैं, एक देखने का आहार लेते हैं, एक सुनने का आहार लेते हैं, सूंघने का आहार लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्या होता है? टेस्ट। और ये जो टेस्ट है ना, ये हमारा मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। तो जितने तरह के आहार शरीर, आत्मा और मन के लिए नहीं है, उन सब का त्याग कर देना प्रत्याहार है। इसके पश्चात जब मैं किसी वस्त्र को धारण करता हूं अपने शरीर पर, तो मैं उसके जैसा दिखने लग जाता हूं। इसी प्रकार वस्त्र जिस प्रकार मैंने बताया, उसी प्रकार अगर आप अपने पर किसी भी चीज को धारते हैं, धारण करते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, डेडिकेटेड हो जाते हैं, तो वो चीज आपके लिए धारणा की अवस्था में आती है। जब जब आप जिस चीज को धारेंगे, तब तब वो चीज आपकी ओर अग्रसर करने लगेगी। आप तभी आप उसके प्रति और आगे बढ़ पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप धारणा कर लेते हैं, तब ध्यान की अवस्था आती है आपकी। ध्यान आपकी श्वासों से लेकर आपके जो बाल है ना, बाल का एक कण है, आपके पांव के नाखून का जो लास्ट जो कण है, टिप्स है, आखिरी किनारा है,
उस चीज को भी जब आप पूरी ध्यान अवस्था में यानी कि जागरण की अवस्था में अगर आप देखते हुए उस चीज को करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। देखिए, आप सब लोग किसी न किसी कार्य को अभी भी कर रहे हैं और कुछ उसे छोड़ चुके हैं, लेकिन जब भी जो काम किया है, आप अपने घर से अपने कार्य स्थान तक जब गए, क्या आपकी अवस्था जागृत थी या आप सोए हुए जा रहे थे? हर एक व्यक्ति करता क्या है अपने जीवन में, एक कहते हैं ना रट्टा लगा लेना। बचपन में क्या होता था, पेरेंट्स बोलते थे बेटा ये क्वेश्चन याद कर लो, क से कबूतर, मतलब कबूतर क्यों, क से कबूतर ही क्यों, कानपुर क्यों नहीं हो सकता, कान क्यों नहीं हो सकता, कबूतर ही क्यों पढ़ाया जा रहा, ए फॉर एप्पल ही क्यों बोला जा रहा है, पहले एरोप्लेन क्यों नहीं बोलते? ये सब चीजें क्या है, जागरण की अवस्था है। आज के समय में जो हम शिक्षा पद्धति में हैं और जो हमारे पहले चली गई पिछले लगभग 70 सालों से, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को कहीं चोट पहुंचाती रही है। हमारे गुरुकुल में जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लगभग 16 से 22 विषय बच्चों को पढ़ाया करते थे। आज सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, MBA, MTech, BTech, MBBS, ओनली सिंपल वन टेक्निक। लेकिन पहले के गुरुकुल में क्या होता था, जिस गुरुकुल को जो आक्रांता हुए या जो भी आए उन्होंने उसे विध्वंस कर दिया, लेकिन हम उस चीज को रीबैक नहीं कर पाए। उसका मेन अर्थ ये है कि जो हमारे जो वेद पुराण धर्म ग्रंथ हैं, हमने उनका अध्ययन नहीं किया। आज भी मैं अगर यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये नहीं मालूम रामायण की 6 अध्याय हैं या 7 हैं, पूरी रामायण में श्लोक कितने हैं हम हर रोज पढ़ते होंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम श्लोक कितने हैं। 6 मुख्य अध्याय हैं, एक अध्याय को जोड़ा गया। आज की रामायण को आप उठाते हैं तो लगभग 4500 श्लोक हैं उसके अंदर। तो ये आप जब अपनी रीबैक करते हैं, रीबैक जब आप पीछे जाएंगे अपनी संस्कृति की तरफ, तो वो आपको बताएगी कि आप किस ध्यान अवस्था में जा रहे हैं। जब आप इस ध्यान अवस्था में जाएंगे, जब आप अपनी ध्यान अवस्था में जाएंगे तो आपको ये पता रहेगा कि मेरा शरीर क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है। और जब ये आपको पता होगा तो आप समाधि में अपने कदम बढ़ाएंगे। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि आप मृत्य हो जाएं। देखिए, जीवन जो है ना, मैं हूं या आप हैं, हर रोज जी रहे हैं ईश्वर की शक्ति से और जीते रहेंगे। और मैं हर पल जिंदगी के लिए जी रहा हूं, लेकिन मुझे मौत सिर्फ एक बार ही मिलेगी, लेकिन मुझे जिंदगी हर क्षण मिल रही है। जब ये विचार आप अपने अंदर धारण कर लेंगे तो जो आपकी अंदर की ऊर्जा है, आज मेरा नाम पवन हो सकता है, आनंद जी का आनंद हो सकता है, सुखपाल का सुखपाल हो सकता है, जो आपके नाम है वो हो सकते हैं, लेकिन जो आपकी आत्मा है उसका कोई नाम नहीं है। ना वो बचपन में है, ना ही वो मृत्यु में है, ना ही बुढ़ापे में। जो आपकी आत्मा है वो उस ध्यान अवस्था के बाद जब आप समाधि के चरण में जाएं, पूर्णता पा पाएंगे। इसके कई साधन हैं। अब जैसे कुछ लोग गीता पढ़ते हैं, सबको मालूम है गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? अच्छा, पहले 6 अध्याय किस बारे में बताते हैं हमें? देखिए, मैं बता देता हूं। गीता जो है हमें 3 चीजें सिखाती है, कर्म, भक्ति और ज्ञान। पहले 6 अध्याय कर्म प्रधान है, उसके बाद जो 6 हैं वो भक्ति के प्रधान है, भक्ति के बारे में बताते हैं।
और जब आप कर्म और भक्ति के शीर्ष पे होते हैं तब ईश्वर की कृपा से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे उम्मीद है जो मैंने अभी आपको योग के बारे में बताया उससे कुछ आपको सही रहा होगा, साबित रहा होगा। अब मैं इसका दूसरा विषय लेता हूं जो है प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जो हमारे शरीर से हमारे वातावरण में कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है, संपर्क बनाती है। हम आज क्या कर रहे हैं, हम अपने प्राकृतिक चीजों को छोड़कर अप्राकृतिक साधनों पर जा रहे हैं। जो हमारी भौतिकता है हम उसे भूल चुके हैं, अभौतिकता पर हम चले गए हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का क्या अर्थ है? प्राकृतिक चिकित्सा जो है, जो एक प्रकृति है, जो मानव शरीर है और जो ब्रह्मांड है, इस शरीर में उत्पन्न विकृतियों को दूर करने के लिए जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक चिकित्सा में आते हैं। प्रकृति 5 तत्वों से मिलकर बनी है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इसी से हमारा शरीर बना है। आपके शरीर में जब जौन सा विकार आ जाए उससे ये समझ लीजिए, मान लीजिए किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या लूज मोशन हो रहे हैं, तो उसमें विकर्ण किस चीज़ का है? पानी का। आपकी अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है तो वो किसका विकार है? पृथ्वी का, पृथ्वी तत्व का। आपको जब ये पता हो ना कौन सा तत्व किस चीज में आपको दिक्कत दे रहा है तो वो उसको आप कवर कर सकते हो। और जब ये कवर करने लग जाएंगे ना तो आपको पता रहेगा करना क्या है। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल से कुछ आपको दिखाने के लिए कुछ पत्ते हैं जो आपके आसपास के वातावरण में होते हैं। ये पता किस चीज का आपको मालूम है? देखिए जिन जिन को शुगर होती है वो सिर्फ ये इस भरोसे पे रहते हैं कि जब जामुन का मौसम आएगा तो मैं खूब खाऊंगा। ठीक है जी। इस स्थिति में क्या कीजिए, या तो जामुन की गुठलियां जो बच जाती हैं उनका पाउडर बना के रख लें, जब वो ना हो तो आप लेते रहें। अगर वो भी नहीं है तो पत्तों को लीजिए, सुखाइए, पाउडर बनाइए, और कोशिश ये कीजिए अगर मिक्सर है ना आपके पास उसका उपयोग मत कीजिए। देखिए कूटने में और काटने में दोनों में अंतर होता है। कूट कर जो चीज खाई जाती है उसका असर कुछ और होता है, और जो काट के खाई जाती है उसका असर कुछ और होता है। ठीक है। जिन्हें भी शुगर है वो इस चीज को रेगुलर ले सकते हैं। बाकी ये एक पीपल का पत्ता है। ठीक है जी। अब पीपल जो है आपके शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन कोई भी अपने घर में पीपल नहीं उगाना चाहता। ठीक है। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ। पीपल लीजिए, बहुत सारे पत्ते लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, उसको कूट के पाउडर बना लीजिए। जिन जिनको शहद अच्छा लगता है, 1 चम्मच शहद में 2 चुटकी, चुटकी जानते हैं ना, सिर्फ वो 2 चुटकी डालें और चाट चाट के खाना उसे, बिल्कुल एकदम मुंह में डाल के एकदम खत्म नहीं करना। आज हम क्या करते हैं, कोई भी चीज मिलती है 5 मिनट से लेके 15 मिनट के अंदर बात के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है पित्त। डायफ्रामा से आपके नाभि के बीच ये जितना क्षेत्र है ये पित्त का है। आपके नाभि से लेकर आपके लिंग के बीच में जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र आपका कफ का है। अब आप सोचते होंगे कफ तो मेरे को गले में बनता है, नाक से निकलता है, लेकिन उसकी जो क्रिएशन है ना वो आपकी नाभि से नीचे होती है।
कभी भी आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है शारीरिक रूप से, तो कई बार आपको डॉक्टर बोलता है आप खांसी है। ज़्यादातर कुछ अल्ट्रासाउंड ऐसे होते हैं जिसमें आपको खांसने के लिए कहा जाता है कि आप खांसी है। तो जब आप उसे खांसते हैं तो खांसने से क्या पता चलता है? उससे डॉक्टर को ये पता चलता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको ये पता लगता है कि क्या कफ क्या है, कफ के रूप क्या है। और कफ का जरूरी नहीं है कि एक ही रूप हो। आपकी जो आंतें हैं ना, उसके अंदर इतने तरह का जो मल एकत्रित हो जाता है ना, वो जम जाता है। कई बार आपने घर पे सफेदी कराई होगी, तो सफेदी वाला क्या करता है, ऊपर ऊपर से रेगमाल मारा, उतारा, नीचे जितनी बची है ठीक है, थोड़ी सी पुट्टी लगाई, दें आगे। जो हम अपनी इस दीवार के लिए करते हैं ना, वही हम अपनी आंतों के लिए कर देते हैं। और ये जब स्थिति होती है तब हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं ना, वो इतना अच्छा खा रहे हैं कि हम उसे कह ही नहीं सकते कि वो खाना है। क्योंकि सुबह उठते ही हमें चाय चाहिए, चाय के बिना हमारा पेट साफ नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मैदे जैसी चीजें, ब्रेड, सैंडविच वगैरह खाते हैं। वो नहीं मिला तो जैसे पंजाबी लोग हैं तो उन्हें पराठा चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 11 साढ़े 11 बजे लेडीज क्या करती हैं घर में, चलो जी अब सारे लोग चले गए, अब हमारे भोजन का समय हो गया। 10 बजे के बाद लेकर 12 बजे के बीच में जो घर की स्त्रियां होती हैं वो खाना खाती हैं, क्योंकि उन्हें घर का काम करना होता है। उसके पश्चात वो क्या करती हैं, थोड़ी देर सीरियल देखती हैं, और देन फिर 2 बजे फिर उनको याद आती है कि कुछ खाना चाहिए। फिर जो भी घर का रात का बासी वगैरह बचा होता है उसे दोबारा गर्म करती हैं, तड़का लगाती हैं, दोबारा से गर्म करती हैं, और एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उनका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। और उसके बाद खाना पकाकर जो बोनलेस प्लेटें होती हैं, जो बोन से बनती हैं, उनमें खाना रख के खाती हैं। स्टील के बर्तनों से आज के समय की जनरेशन को, और जो जनरेशन से ऊपर भी जा चुके हैं, दोनों को एलर्जी हो चुकी है। कांच के बर्तन इसलिए ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते कहीं टूट ना जाए, लेकिन घर की सेल्फों में रखे होते हैं, हम उनका उपयोग नहीं करते। हमारे शरीर के लिए सबसे शुद्ध धातु स्टील है, पीतल है, तांबा है। इनका उपयोग कर सकते हैं तो बहुत उपयुक्त है। अगर ये नहीं है तो लोहे की कढ़ाई मस्त, ठीक है जी। ये आपके बर्तन हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे पास समय है उसमें मैं सभी चीज़ों को बता पाऊँ। तो ये जो बर्तन वगैरह हैं, इनके अंदर जो मैंने अभी बर्तन बताए हैं उनके अंदर करें। ये नॉन स्टिक वगैरह जो भी हैं, माइक्रोवेव ओवन, ये सब चीज़ें आपके शारीरिक रूप के लिए हानिकारक हैं, इनका उपयोग ना करें। खास तौर पे एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन आपके घर में है तो उसको कुकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, स्टोरेज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस दिवाली पे सभी लोग स्टील का कुकर ले आए ठीक है। इसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग, खाने में जो भी बासी होता है या हम जो भी ताज़ा बनाते हैं उसे हम पकाते नहीं हैं, हम उसे गलाते हैं। कुकर के अंदर आपका खाना पकता नहीं है, गलता है, टूट जाता है। जो काम आपकी मिक्सी कर रही होती है ना, आप आज के समय में सोचते हैं कि चटनी बनाएं तो मिक्सी में बना के खा लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। दोरी सोटे में जो बनती है, सिलबट्टे पे जो बनती है चटनी, पता ही नहीं चलता चीज है या नहीं है। बुरा मत मानिएगा, यहाँ पे किस किस के दांत नहीं हैं और किसके नहीं है, किस किस के टूट चुके हैं, 1-2 टूट चुके हैं, कौन कौन है? देखिए इसका सबसे अच्छा, सुन लीजिए, इसका मेन पता दिक्कत क्या है, हमने अपने दांतों को काम करने ही नहीं दिया। जब हम किसी भी चीज से अपने शरीर के द्वारा कार्य करना बंद कर देते हैं ना, तो ये समझो हम उसे डेफिशिएंसी दे रहे हैं।
जब डेफिशिएंसी आ जाएगी तो वो डिसीज में कन्वर्ट होगी ही होगी। पहले के लोग दातुन किया करते थे, आज के लोग ब्रश करते हैं। पहले की टूथपेस्ट में नमक नहीं होता था, कोयला नहीं होता था, चारकोल नहीं होता था, ये नहीं वो नहीं। आज के टाइम पे हर एक पेस्ट में आपको ये मिलेगा और आपके हाथ में बुरश मिलेगा जो 1 महीने के बाद खराब हो जाएगा, देन यू आर रिप्लेस। लेकिन दातुन आप बबूल का, नीम का और मिसवाक का, कई और तरह के दातुन, कई लोगों को कीकर का दातुन भी बहुत अच्छा लगता है। और पहले एक लेडीज जो है अपने मुंह को सुंदर रखने के लिए एक छोटा सा लकड़ी का दातुन किया करती थी, जिससे उनका पूरा कलर जो होता था पूरा लाल हो जाता था। वो इतनी अच्छी औषधि थी जिसे आज के समय में छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा शांत रहें प्लीज। आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल कभी नहीं गिरेगा, ठीक है, लेकिन चाट चाट के खाना है आपने उसको, एकदम नहीं खाना, वो उनकी इच्छा पे निर्भर था। इसे कहते हैं बेल पत्र। ये जो बेल पत्र है ना, ये तो काफी बड़े पत्ते हैं। आपने कभी भी बेल के पत्र खाने हो तो बहुत छोटे छोटे पत्ते जो हैं वो खाएं। इससे आपके पेट से संबंधित जो वात पित्त कफ के जो रोग होते हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आप पाउडर बनाकर 2 से 3 चुटकी ले सकते हैं। कई लोगों की आदत क्या होती है, अब किसी को कोई चोट लग जाए तो सब बोलते हैं दूध हल्दी ले लो। दूध हल्दी, मैं ये चाहूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप बीच में बात ना करें। अगर बात करेंगे तो मेरा ना टॉपिक चेंज हो जाएगा, मैं जो बताना चाहूंगा मैं भूल जाऊंगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको जो चीज मैं देने आया हूं तो कृपया उसे लें। आप बातें बाद में भी कर सकते हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को भी शरीर में किसी भी तरह का, अगर कहते हैं ना कि कैंसर या कैंसर जैसी स्थिति उसे अनुभवित होती है, आपके आसपास एक पेड़ होता है जिसे कहते हैं सप्तवर्णी वृक्ष। ठीक है, हफ्ते में 3 बारी तक आप इसका काढ़ा बनाकर पीना शुरू कर दें, आपके शरीर को काफी अच्छा रिलैक्स रहेगा। जो टॉक्सिन्स है ना आपकी बॉडी के, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सप्तवर्णी ये ऐसा पेड़ होता है जिसपे 7 पत्ते ही होते हैं। एक अगर गुच्छा है तो उसपे 7 पत्ते ही होंगे, 8वां पत्ता नहीं होगा। और जब आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा। और देखिए अशोक के पेड़ सभी को मालूम है। देखिए जब भी आपको आपके शरीर में कभी भी कफ ज्यादा हो जाता है ना, आप या तो सफेदे की छाल, पत्ते, या एक सफेदा बहुत लंबा होता है, हाँ, आप उसके पत्ते या उसके बीज रखें, पानी के अंदर उसे अच्छी तरह उबाल लें, फिर उसको उसके अंदर स्टीमर के अंदर डालें, स्टीमर के बाद उसकी स्टीम लें। जब आप ये करेंगे ना तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, आपके शरीर के लिए। जो कफ है ना आपका वो कटने लग जाएगा। बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, जो 5 तत्व है ना, ये मिलकर हमारे शरीर में 3 तत्वों को बनाते हैं, जिसे हम वात पित्त और कफ कहते हैं। वात का जो आपका क्षेत्र है, जो डायफ्राम है आपका, मशीनों का आविष्कार बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए हुआ था, जिनको आज हम अपने घर में उठा के ले आए हैं। आज किसी के घर में चक्की नहीं है, नहीं तो ऐसे पीसते तो ये जो यहाँ का फैट है, यहाँ का फैट है, तो ये फैट है आपका, ये होता ही नहीं। क्यों? मूवमेंट्स क्या रहती है आपकी, हाथों के अंदर शक्ति कितनी रहती है। आज आप अपने हाथों की शक्ति देखिए, कई लोगों से तो गिलास नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे हाथ हिलता है। क्या कारण है? हर चीज मशीन के ऊपर छोड़ दी है। आज के समय में मशीनें इतनी अच्छी हैं कि आपको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे इधर आ, वो इधर आ जाएगी।
उधर जा, उधर चली गई। और आज की जो AI करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ये आपके लिए हितकारी तो है, तब हितकारी है जब आप इसकी जानकारी रख सकते हैं। हितकारी तब है जब आपको इसके बारे में मालूम है। तो जो विषय है ना आपके, अब हम वापस चलते हैं विषय पे। जो खाना है ना, हम फिर 2-3 बजे खाते हैं, फिर 5 बजे हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, बिस्कुट चाहिए, नमकीन चाहिए। तो जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हैं तो कुछ नहीं है, सफेदी है ना आपकी, कहीं से टूट गई कुछ है, बस ऊपर रिपेयर कर दिया। वो जो आप मैदा लेकर जाएंगे ना, वो जहाँ जहाँ पे आपकी अंदर उखड़ी हुई चीजें होंगी ना, उसको प्लेन कर देगा, परत जमा के बिल्कुल प्लेन कर देगा दीवार को। और मान लीजिए इस कमरे में मैं हर रोज कर रहा हूँ, कुछ पॉलिश कर रहा हूँ, तो इसका साइज बढ़ेगा कम होगा। जब ये बढ़ता जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं इशारा कर दे रही हूँ। तो ये क्रिया ना करें।